हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ। एसिड बेसिस सॉल्ट्स का पार्ट 2 आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एनसीईआरटी सीबीएसई किंडरगार्टन से 12th क्लास, एनटीएससी ओलंपियाड, वेरियस स्टेट बोर्ड्स, ये सारी चीजें आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराता है। इसका पूरा कंटेंट, पूरे वीडियो लेक्चर, सब कुछ 100% फ्री में अवेलेबल है। खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता या कोई दूसरी फीस भी पे नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री में अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2। सबसे पहला टॉपिक है आज का, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सबसे पहला पॉइंट इसमें, ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और वो एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड्स में किसके कारण होती है? जिसके कारण एसिड का एसिडिक नेचर होता है, और वो चीज होती है H+ आयन। इस H+ आयन के कारण सारे एसिड्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। अब कोई सा भी एसिड ले लीजिए, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, और क्या ले लें हम? एक ले लेते हैं कार्बोनिक एसिड। ओके, इन सब में देखिए कि हमें H जो है वो मिल रहा है। ओके, यहां पे ये वाला H, ये पहले वाला जो H है ना, ये नहीं काम में आएगा। ये वाला जो H है ये एसिडिक नेचर का होता है, और ये H+ आयन को रिलीज होता है, ये H+ के फॉर्म में रिलीज होता है। यहां पे देखिए कार्बोनिक एसिड में ये मिल गया। तो ये H जो होता है ये सारे एसिड्स में कॉमन होता है, इसीलिए हम बोलते हैं ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे देखिए, all acids generally generate hydrogen gas on reacting with metals, so hydrogen seems to be common to all acids। इसका रीजन क्या है? वैसे देखिए, स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जितने भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं। अब ये मेटल के साथ रिएक्ट होने पे हाइड्रोजन गैस क्यों प्रोड्यूस होती है, और वो भी कौन से मेटल्स? अगर हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो वहां कॉपर और कॉपर के बाद से जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, उससे ऊपर के सारे मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे ले लूं सोडियम Na प्लस HCl गिव्स, हम यहां पे बैलेंस करने के लिए भी 2 लगा देते हैं, 2Na प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस H2। ऐसा क्या हुआ कि उसने H2 दिया? अब ध्यान से यहां देखिए, यहां पे एसिड प्रेजेंट है इस फॉर्म में, है ना, और Cl जो है वो इस फॉर्म में, H+ और Cl- इस फॉर्म में प्रेजेंट है। 2 है तो मैंने 2 बनाए हुए हैं। अब यहां पे प्रेजेंट है Na, वो भी 2। ओके, अब Na क्या है? मेटल। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इसका मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन सोडियम का इस हाइड्रोजन को चला जाएगा। ओके, इससे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसे मिला तो इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? इस तरीके से। अब इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और H2 गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे। तो ये रीजन है हाइड्रोजन के निकलने का। और सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव इन नेगेटिव के साथ जुड़ के NaCl फॉर्म कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये रीजन है कि हाइड्रोजन ऐसे निकलती है। और ये नहीं केवल सोडियम बल्कि दूसरे मेटल्स भी यही चीज करते हैं कि हाइड्रोजन को वहां से हटाते हैं। मतलब एक तरीके से हटाना यही होता है कि वो पॉजिटिव को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देना, इलेक्ट्रॉन देके ऐसे स्टेबल एटम बना देना, और फिर ये एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहां पे जो डायग्राम दिया हुआ है इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहां पे और कोई पॉइंट ऐसा जो हमें डिस्कस करना है टू बी कॉमन टू ऑल? नहीं। देखिए, अब यहां डायग्राम में क्या दिया हुआ है, एक बीकर लिया हुआ है, उसमें नीचे एक रबर का कॉर्क लगाया है। रबर जो होता है वो इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, उसके ऊपर हमने 2 आयरन नेल्स लगाई, आयरन नेल्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां बल्ब जोड़ रखा है। ओके,
अब ये जो आयरन नेल्स हैं ये खुद तो आपस में जुड़े नहीं है, अब इनके बीच में कोई मीडियम हमें डालना पड़ेगा तभी वो बल्ब ग्लो करेगा सर्किट कंप्लीट होने के बाद। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा पानी डाला। अब जब हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला, अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर डालता हूं जिसमें कोई भी आयंस नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है। अगर आप टैप वाटर ले लोगे तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, बट हमने यहां पे डिस्टिल्ड वाटर लिया, अभी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अब जैसे ही इस डिस्टिल्ड वाटर में हमने डाल दिया HCl, तो HCl H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा और यहां पे आयंस प्रोड्यूस करेगा। वो आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने लगेंगे, क्योंकि देखो यहां पे इस तरीके से कंडक्शन होने लगेगा, तो जो बिजली आएगी वो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये हुआ और यहां से इस तरीके से चले गए। और करंट का फ्लो उल्टा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये बल्ब ग्लो कर जाएगा HCl के केस में, H2SO4 के केस में भी यही होगा। इवन अगर हम बात करें NaOH की, NaOH के केस में भी यही होगा। आप अगर डिस्टिल्ड वाटर में NaOH डाल दोगे तो वह Na प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, है ना। अगर आप H2SO4 डाल दोगे तो वो SO4 2 माइनस और 2H प्लस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। मतलब जैसे आयंस के फॉर्म में ये बना, वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। क्लियर हुआ। दो केसेस और लेते हैं, एक हम लेते हैं ग्लूकोज का और दूसरा केस लेते हैं इथेनॉल का। अब मैंने यहां से पानी को हटा के ग्लूकोज और इथेनॉल डाल दिया, तो ध्यान से देखना क्या होगा, वही सेम सेटअप है, बस ग्लूकोज और इथेनॉल डाला, पानी में ग्लूकोज घोल दिया डिस्टिल्ड वाटर में। अब ग्लूकोज होता है C6H12O6, हाइड्रोजन तो यहां भी है और वो भी 12 हाइड्रोजन है, इसको तो बहुत अच्छा कंडक्शन देना चाहिए, बट यहां ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट का मतलब होता है ये शेयरिंग से बना हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बना हुआ कंपाउंड है, और ऐसे कंपाउंड्स आयंस डिसोसिएट नहीं करते। इसका मतलब ये कि ऐसे कंपाउंड्स हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करते, अवेलेबल हाइड्रोजन नहीं है ये, या हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, फ्री नहीं है तो वो फ्री नहीं है तो वो घूमेगा ही नहीं इधर से उधर। और ये इथेनॉल के साथ भी यही होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। अब इसमें भी आप देखिए हमारे पास यहां भी है हाइड्रोजन, हमारे पास यहां भी है हाइड्रोजन, बट ये हाइड्रोजन जो है वो आयनाइजेबल नहीं है, वह आयन के फॉर्म में नहीं निकलते, इस वजह से इथेनॉल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है क्लियर कि इन द केस ऑफ ग्लूकोज एंड इथेनॉल इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी कंडक्टेड एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो। ये हो गया हमारा इथेनॉल और ग्लूकोज का केस, ठीक है। एसिड्स और बेसिस के केस में बल्ब ग्लो करेगा बिकॉज दे डिसोसिएट इनटू आयंस। आगे बढ़ते हैं, देखिए the bulb will start glowing in the case of acids, but glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. Ions के through वो electric current carry किया जाता है। Acids contain H plus ion as cation and anion. अब H plus जितने भी acids आप ले लो, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, या फिर CH3COOH हो, जितने भी एसिड्स आप ले लो, यहां देखिए इन सब में H है, सब में H प्लस है। अब ये तो हो गए कैटायंस, कैटायन सब में H प्लस है, तो लिखा भी हुआ है कंटेन H प्लस आयन एज कैटायन, और एनायन अलग अलग है, यहां Cl माइनस है, यहां SO4 2 माइनस है, यहां NO3 माइनस है, और यहां CH3COO माइनस है। ओके ये इतने एनायंस हैं और ये सब में कैटायन, H सब में कैटायन जो है वो कॉमन है। ओके सो ये चीज होती है एसिड्स में। अब सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड्स इज H प्लस, दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सोल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। और कैटायन जो है वो H प्लस है और एसिड्स की प्रॉपर्टी इसी कैटायन H प्लस के कारण होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। This experiment suggests that hydrogen ion is HCl are produced in the presence of water. सिर्फ पानी के ही प्रेजेंस में ये एसिड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब यहां पे एक केस आया, अच्छा एक चीज और, यहां पे मैं ना ही केवल एसिड, एक बेस के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। NaOH, KOH,
CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। ओके, यहां देखिए सब में OH है, तो जब बेस को आप पानी में डालोगे ना तो यही चीज होगी, ये प्लस के फॉर्म में और ये नेगेटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, और फिर यही आयंस जो है दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे विल हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज व्हाट इज कॉमन इन एसिड्स एंड बेसिस, यही चीज कॉमन है एसिड और बेस में। एसिड में H प्लस, बेस में OH माइनस, सारे बेसिस में OH माइनस कॉमन है, सारे एसिड्स में H प्लस कॉमन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं खास करके कि क्यों एसिड और बेस जो है वो अपनी प्रॉपर्टी पानी के प्रेजेंस में दिखाते हैं। इसका हमें प्रूफ चाहिए कि एसिड और बेस जो है वो अपनी प्रॉपर्टी पानी के ही प्रेजेंस में दिखाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया, ये हमारे एनसीईआरटी के ही एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब सबसे पहले देखिए क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क से हमने H2SO4 डाला एक दूसरे बीकर में, टेस्ट ट्यूब में। ओके, अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने पहले से NaCl लेके रखा हुआ है, तो वो NaCl जैसे ही H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ही NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, सो HCl गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? HCl गैस। तो जैसे ही इन दोनों का रिएक्शन होगा, यहां समझ लो Na ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और NaCl, एक मिनट, NaCl ने, ठीक है, अब NaCl में ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, ये Na जो है वो SO4 के साथ और H जो है वो Cl के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा Na2SO4 एंड HCl, है ना। या आप इसे NaHSO4 और HCl का प्रोडक्शन भी करा सकते हो, सोडियम बाय सल्फेट और HCl। अब यहां देख रहे हो ये बना HCl। ये HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये HCl है गैसियस फॉर्म में जी। तो जैसे ही H2SO4 और सोडियम क्लोराइड मिलेंगे, HCl गैस बनने लगेगी, HCl गैस। इस HCl गैस का नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस नहीं बोलेंगे हम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तभी यूज होगा जब ये HCl एक्वस सॉल्यूशन में हो, मतलब पानी में घुले हुए फॉर्म में हो। गैस के फॉर्म में हम इसे कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलते, हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यह हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ, सो ये हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने क्या किया, यहां एक कॉर्क लगाया और एक डिलीवरी ट्यूब डाल दी। अब वो जो कॉर्क है, उस कॉर्क की जगह बेटर है हम लगा देते हैं गार्ड ट्यूब। ठीक है, यहां दिख रहा है, इसे बोलते हैं गार्ड ट्यूब। इसमें देखिए क्या लगा होता है गार्ड ट्यूब में, कैल्शियम क्लोराइड। ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, इसकी आदत होती है, इसका काम होता है वाटर वेपर्स को अब्सॉर्ब कर लेना। तो अब आप सोचो, यहां पे अगर मैंने गार्ड ट्यूब लगा रखी है इस तरीके से, ठीक है, वो गार्ड ट्यूब लगा रखी है, तो जैसे ही इस पाइप के थ्रू ऊपर जाएंगे, हमारी गैस जाएगी, तो गैस में जितना भी मॉइस्चर होगा वो इस गार्ड ट्यूब में प्रेजेंट कैल्शियम क्लोराइड जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा। पूरे मॉइस्चर को कैल्शियम क्लोराइड जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा। कैल्शियम क्लोराइड ने अब्सॉर्ब कर लिया। अब सूखी गैस जो है वो बाहर निकली, तो यहां से सूखी हुई गैस बाहर आने लगी। हमने क्या किया, सूखी गैस के प्रेजेंस में एक ब्लू लिटमस पेपर लिया, सूखा हुआ ब्लू लिटमस पेपर, और वो ब्लू लिटमस पेपर को मैंने यहां पे लगा दिया। ठीक है, देखो हम यहां पे लगाते भी हैं उसको, कि यहां पे हमने ये एक ब्लू लिटमस पेपर लगा दिया। ठीक है, अब जब ये सूखी हुई HCl गैस उस सूखे हुए ब्लू लिटमस पेपर पे लगी, तो उसने ब्लू लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं किया, कोई कलर चेंज नहीं हुआ ब्लू लिटमस पेपर पे। ठीक है, सो HCl गैस ने ब्लू लिटमस पेपर का कुछ नहीं किया। पर अब हमने क्या किया, ये HCl गैस तो निकल ही रही थी, हमारे ब्लू लिटमस को हमने पानी में डिप किया, और पानी में डिप करने के बाद यहां लेके आए, तो क्या हुआ, जैसे ही ये HCl गैस पानी के प्रेजेंस में आई, इस HCl गैस ने H प्लस और Cl माइनस को रिलीज कर दिया। H प्लस और Cl माइनस में आयनाइज हो गया ये। अब H प्लस पहुंच गया, ये H प्लस इस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। ओके, ये H प्लस इस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब जब सूखी गैस और सूखा पेपर था तो कुछ नहीं हुआ, बट गैस सूखी है, मगर मैंने जैसे ही गीला पेपर लाया, गैस को डिसॉल्व होने के लिए पानी मिल गया, वो पानी में डिसॉल्व हुई, उसने H प्लस प्रोड्यूस किया और लिटमस पेपर को रेड कर दिया। दिस मीन्स एसिड प्रोड्यूसेस इट्स एसिड शोज इट्स प्रॉपर्टी ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में ही वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है। क्यों? क्योंकि एसिड का जो H प्लस है वो निकलता ही सिर्फ एसिड इसमें एक्वस सोल्यूशन में है, सूखे में रखे हुए नहीं निकलेगा।
H प्लस आयन तभी निकलेगा जब एसिड पानी के प्रेजेंस में होगा। ओके, और यही सेम चीज बेस के साथ भी होती है। चलिए आगे देखिए, द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एब्सेंस ऑफ वाटर में ये चीज नहीं हो सकती। अब ये देखो, जैसे ही HCl को हमने पानी में डाला, क्या बना? H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अभी आप सोचेंगे कि इतनी देर से मैं बोल रहा हूं H प्लस H प्लस, ये H3O प्लस क्या है? तो देखो, अगर एसिड में ये मतलब ये हमारा HCl है, ये H प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा। जब ये H प्लस पानी से मिलेगा, जैसे ये पानी से मिलेगा तो देखो क्या बन जाएगा? H3O प्लस, H3O प्लस, क्योंकि ये जो H प्लस है ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर आएगा। अब ये लोन पेयर क्या होता है? जैसे इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल होता है, यहां पे 1 2 3 4, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, वो मैंने यहां दिखा दिया। हाइड्रोजन का 1 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ऊपर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, इन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये जो H प्लस है ये तो खाली है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वह H प्लस इधर आएगा और इसके पास ये पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन खुद लेके बैठ जाएगा। ऑक्सीजन ने भी ये इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, बट ये शेयरिंग के चक्कर में ऑक्सीजन के ऊपर, खुद के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शेयर करने पड़ रहे हैं। हाइड्रोजन की तरफ से कोई इनपुट नहीं है उसमें, इस हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन का कोई इनपुट नहीं है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन ने शेयर किया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण बन जाएगा H3O और O पे प्लस। ओके, तो ये वो H3O प्लस है, इसे हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, इसे हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन पानी के प्रेजेंस में बन जाता है, और Cl माइनस अकेला। क्लियर? अब नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन ऐसे अकेले एग्जिस्ट नहीं करता H प्लस आयन, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर वह H3O पॉजिटिव बना के ऐसे एग्जिस्ट करता है। Thus, hydrogen ion must always be shown as H plus or hydronium ion H3O plus. Next देखिए, H plus plus H2O gives H3O plus. ये NCERT के रिएक्शन है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Acids give H3O और H plus ion in water. When a base is dissolved in water, अब जब बेस पानी में डिसॉल्व होता है तो क्या होता है? यहां से ये Na plus OH माइनस, यहां से K प्लस OH माइनस, यहां Mg2 प्लस और OH होल ट्वाइस माइनस, मतलब 2 OH प्रोड्यूस हो गए। वहां पे लास्ट वाले केस में 2 OH प्रोड्यूस हो रहे हैं, OH माइनस OH माइनस। ठीक है, सो आप देखो हर जगह पे OH माइनस आपको मिलेगा ही। सो बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। हाइड्रोक्साइड आयन बेस प्रोड्यूस करता है। बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ऐसे बेसिस जो पानी में सोल्यूबल हो, बहुत अच्छे से पानी में घुल जाते हो, उनको एल्कलीज बोलते हैं। बेस वाटर में अगर डिसॉल्व हो रहा है, वाटर में डिसॉल्व हो गया तो उसको बोलेंगे एल्कली। ओके, और अगर बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ तो उसको बेस का बेस ही बोलेंगे। मतलब सारे एल्कली बेसिस हैं, बट सारे बेसिस एल्कली नहीं होते। हर बेस पानी में नहीं घुलता, बट मतलब सारे एल्कलीज जो होते हैं वो तो बेस कहलाते हैं, क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं और वो है ही बेसिस। तो बेसिस की वो कैटेगरी जो पानी में घुल जाए वो एल्कली, और वरना उसे बेस, नॉर्मल बेस बोला जाता है। पर उन बेसिस को जो पानी में घुलते हैं अलग से एल्कली बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एल्कली के एग्जांपल्स, NaOH पानी में घुल जाता है, KOH पानी में घुल जाता है। ठीक है, इवन हमारा MgOH होल ट्वाइस, ये बहुत ज्यादा तो नहीं घुलता, थोड़ा बहुत माइल्ड सोल्यूबिलिटी शो करता है। ठीक है, हल्की फुल्की सोल्यूबिलिटी शो करता है, पर ये बहुत अच्छे से पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, इवन LiOH भी पानी में घुल जाता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये सारे जो हैं ये पानी में आराम से घुल जाते हैं। ये हल्का हल्का पार्शियली सोल्यूबल होता है, पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं होता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अब देखो लिखा ही हुआ है वो पॉइंट कि सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। एल्कली वो बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव। टच करने में ये सोपी होते हैं, साबुन जैसे होते हैं, बिटर कड़वे होते हैं, और कोरोसिव मतलब अगर कहीं हाथ पे लग जाए, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अगर हाथ वगैरह पे लग जाए तो ये हाथ को हल्का फुल्का जला देते हैं, रैशेस हो जाते हैं। एसिड जितने कोरोसिव तो नहीं होते, बट हाँ कोरोसिव होते हैं, डैमेज पहुंचाते हैं। ठीक है, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में कॉज हार्म। इनको कभी भी डायरेक्टली टेस्ट नहीं करना चाहिए, ना डायरेक्टली कभी इनको टच करना चाहिए। ओके, ऑल एसिड्स जनरेट H प्लस एंड ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जितने भी एसिड्स हैं वो H प्लस देते हैं, बेसिस OH माइनस देते हैं। इतनी देर से यही स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इनका न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है? न्यूट्रलाइजेशन के लिए एनसीईआरटी का ही मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। देखो ये एक एसिड है HX, ठीक है, इसको मैं यहां बना के दिखाता हूं। एक एसिड है HX, X की जगह Cl ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, H2SO4 है, HNO3 कोई भी है। ठीक है, तो HX, और साथ में हमने एक बेस ले लिया MOH, मतलब M की जगह कुछ भी है, NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ये होगा, ये X जो है वो इस M के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये X जो है वो M के साथ चला जाएगा, MX बना लेगा, MX को हम लोग बोलेंगे सॉल्ट, और बचा है ये H इस OH के साथ जाके वाटर बना लेगा। ठीक है, ये H इस OH के साथ जाके वाटर बना लेगा, और MX जो है ये सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया? ये जो HX है इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, MOH में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एसिड के H प्लस ने और बेस के OH माइनस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, और ये न्यूट्रल वाटर बन गया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहां पे दिया भी हुआ है, ये देखिए H प्लस एसिड का, OH माइनस बेस का मिलके बन गया H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पानी में घोलना एसिड और बेस को। जब भी आप एसिड और बेस को पानी में मिलाते हो, इसका मतलब जब भी आप एसिड और बेस को पानी में घोलते हो, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। और ये डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब हीट निकलती है। जब भी आप एक एसिड और एसिड और पानी को, या बेस और पानी को जब आप मिलाते हो, तो वो क्या बनता है? हाईली जो ये है डाइल्यूशन होता है, और रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, और रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज होती है। अगर आप कंटेनर के नीचे हाथ लगाओगे तो वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि जब आप उसे पानी में मिलाते हो तो एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि समझ लीजिए अगर मैंने कहीं पानी में 10 HCl डाले हैं तो मुझे क्या मिलेगा? 10 H प्लस और 10 Cl माइनस। अभी 100 ml पानी में ये है, अब ये चीज मैंने 100 ml पानी में मिला रखा है। अब इस 100 ml पानी को मैं अगर 200 या 300 कर दूं, समझ लो 200 ml कर दूं, तो ये थोड़ी ना बढ़ेगा, ये तो उतना का उतना ही है, मैं तो पानी मिला रहा हूं उल्टा। तो ये 200 ml हो जाएगा, मगर एसिड के उतने ही रहेंगे कंपोनेंट, 10 H प्लस 10 Cl माइनस। तो क्या हम ये बोल सकते हैं H प्लस की मात्रा कम हो गई? इसका मतलब ये हुआ H प्लस कमजोर पड़ गया, एसिड वीक हो गया। तो ऐसा एसिड, अगर जैसे एक एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें एसिड की मात्रा बहुत है, अगर हम उसको डाइल्यूट कर दें, मतलब पानी मिला दें, है ना, उसको अगर हम पानी मिला दें तो हम एसिड का डिसोल्यूशन कर रहे हैं पानी में। इसका मतलब क्या हो रहा है? एसिड डाइल्यूट हो रहा है। एसिड क्या हो रहा है? डाइल्यूट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, पानी मिलाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ओके, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड को हम, जैसे वो HCl गैस है, HCl गैस को मैंने खूब पानी में घोल दिया, डिसोल्यूशन कर दिया उसका पानी में। अब ये एक एसिड तैयार है मेरे पास, HCl को पानी में मिलाया, वो HCl एक्वस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसमें मैंने और पानी मिलाना शुरू किया, इसका मतलब मैं उसको अब डाइल्यूट कर रहा हूं और पानी मिला रहा हूं, पानी की मात्रा बढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसे बोलते हैं डाइल्यूशन। ये एसिड के लिए भी डाइल्यूशन होता है, बेस के लिए भी डाइल्यूशन होता है। बेस में भी वही केस होगा, आपने 10 NaOH के मॉलिक्यूल्स मिलाए हैं तो 10 Na प्लस 10 OH माइनस हो जाएंगे। अब 100 ml में था, अभी अगर आपने ये चीज 200 ml में कर दी तो 200, अभी जो 100 ml में 10 OH माइनस थे, अब 200 ml में 10 OH माइनस है, तो पानी बढ़ गया, आयंस उतना ही है, मतलब आयंस कमजोर हो गए,
पानी बढ़ गया, एसिड उतना का उतना ही रहा, ठीक है। सो इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, जिससे एक जला देने वाला एसिड भी मतलब स्ट्रेंथ में कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, The process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic, समझ लिया हमने ये। The acid must always be added slowly to water with constant stirring। इसका मतलब हमेशा एसिड को हमें पानी में मिलाना चाहिए। हमारे पास एक केस है, केस 1, और यहां हम बना लेंगे हमारा केस 2। देखिए केस 1 में हमारा ये बीकर है, ओके। बीकर में मैंने यहां पे समझ लीजिए पानी भरा हुआ है, वाटर, और यहां से मैं एक बीकर से एसिड डाल रहा हूं, ठीक है। ये मैं क्या पोर कर रहा हूं इसमें, एसिड। एक केस ये है, और दूसरा केस मिलाने का ये है कि मैंने यहां पे इस बीकर में ले लिया एसिड, और मैं मिलाने के लिए पानी, एक भरे हुए बीकर में पानी भरा हुआ है, उससे मैं पानी डाल रहा हूं, वाटर, है ना। अब इनमें से कौन सा केस सही है और कौन सा केस गलत। ये जो फर्स्ट वाला केस है, केस 1, दिस इज द करेक्ट वे टू डाइल्यूट एसिड। एसिड को डाइल्यूट करना, उसमें पानी मिलाना सबसे बेस्ट तरीका है ये। कैसे, पानी को नीचे लिया है और हम एसिड को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के मिलने की जो प्रोसेस होती है वो होती है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर आपने समझ लो, पानी में आपने एसिड में पानी डाला, अब एसिड और पानी जब मिलते हैं तो वो H+ और Cl- या H+ या जो भी दूसरा उसका एनायन हो वो अलग होता है H+, तो इसमें हीट रिलीज होती है। अब समझ लो आपने इस केस में थोड़ा सा पानी डाला, जैसे ही पानी डाला, पानी में इसमें इस सोल्यूशन में जितने भी एसिड के H+ Cl- थे वो अलग अलग होंगे, तो बहुत हीट प्रोड्यूस करेंगे। जब इतनी हीट आएगी तो या तो ये छलक के एसिड बाहर आ जाएगा आपके ऊपर, या जो ये कांच का बीकर है ये फूट जाएगा। इसमें एक्सीडेंट हो सकते हैं क्योंकि एसिड हीट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। बट पानी के केस में अगर आप धीरे धीरे एसिड मिला रहे हो तो धीरे धीरे एसिड गिर रहा है पानी में, धीरे धीरे हीट निकल रही है, और वो जो हीट निकल रही है पानी उसको अब्सॉर्ब करता जा रहा है। तो इस केस में पानी हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है और एक्सीडेंट नहीं होने देता। इस केस में एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, या तो कंटेनर फूट जाएगा या वो छलक के आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज द रॉन्ग वे। ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। ऑलवेज रिमेंबर that you have to mix acid to water। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एसिड को पानी में मिलाना है, पानी को एसिड में नहीं। यही करेक्ट वे है एसिड को डाइल्यूट करने का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns। या तो कंटेनर में से स्प्लैश करके बाहर आ जाएगा और आपको जला देगा। The glass container may also break due to excessive local heating। और जो ग्लास कंटेनर है वो एक्सेसिव हीटिंग होने के बाद वो भी फूट सकता है। नेक्स्ट, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अब ये पॉइंट देखो, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी आप एसिड या बेस में पानी मिलाते हो तो उससे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वो कम हो गया। पहले 100 ml में 10 H+ थे, अब 200 ml में 10 H+ है, तो कम हो गया ना H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो हम बोलते हैं H+ का कॉन्सेंट्रेशन या OH- का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है अगर आप डाइल्यूशन करते हो पर यूनिट वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और एसिड और बेस को हम बोल देते हैं कि वो डाइल्यूट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिक सोल्यूशंस। ये जो एसिड या बेस के जो सोल्यूशन होते हैं ये कितने स्ट्रॉन्ग है हमें कैसे पता चलता है। उसका एक तरीका होता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब जिसका नाम होता है पीएच, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इसमें 2-3 इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। अगर आपको वो इंडिकेटर्स के पूरे नाम और वो सारी चीजें एक बार पढ़नी है तो मैंने ये जो वाला टॉपिक है ये कवर किया है नेशनल साइंस ओलंपियाड के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में। तो वहां चैप्टर 2 जो एसिड बेसिस सॉल्ट्स है, जो उसका 1 शॉट वीडियो है, 1 शॉट वीडियो में ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में कौन कौन से और इंडिकेटर्स मिले होते हैं 3-4, ये सारी चीजें उसमें कवर्ड है। आप जाके वहां डिटेल्ड एक वर्जन इस वीडियो का देख सकते हैं। यहां ये एनसीईआरटी का लेवल है पूरा, तो हमने एनसीईआरटी लेवल को कवर किया है, वहां पे ओलंपियाड के लेवल को टच करते हुए थोड़ा हाई लेवल पे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इससे हमें पता चलता है, देखो यहां एक ऐसी नई चीज हमें पता चली
क्या नई चीज पता चली कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है पीएच, वो अलग अलग एसिड के कॉन्सेंट्रेशन में अलग अलग कलर देता है। जैसे समझ लो इतने अगर एसिड के आयंस हैं H+, इतने, तो उसने रेड कलर दे दिया। अगर इतने हो गए, ठीक है, ये 4 केसेस बना रहा हूं मैं, है ना, तो समझ लो उसने येलो कलर दे दिया। अगर इतने हो गए तो समझ लो उसने लाइट ग्रीन सा कलर दे दिया। अब अगर इतने H+ हो गए तो उसने समझ लो हमें हल्का सा ब्लूइश कलर दे दिया। तो जैसे जैसे देखो H+ का कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, रेड, येलो, लाइट ग्रीन और ब्लू। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये क्या करता है, कलर चेंज करके ये बताता है कि वो जो एसिड है वो कितना स्ट्रांग है, या कोई बेस है वो कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। मतलब लिटमस इंडिकेटर, जैसे लिटमस है या बाकी इंडिकेटर्स थे, वो ये बताते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। बट जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, वो ये तो बताता ही है कि वो चीज एसिड है या बेस है, पर वो ये भी इंडिकेट कर देता है अलग अलग कलर से कि वो कितना स्ट्रांग एसिड है, कितना स्ट्रांग बेस है, या कितना वीक एसिड और कितना वीक बेस है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। The universal indicator shows different colors at different concentrations of hydrogen ion in a solution. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. अब ये इंडिकेटर जो है ये कलर्स दे रहा है, तो वो कलर्स कहीं रिकॉर्ड में भी तो होने चाहिए ना कि ये कलर पे ये इतना H+ है, ये कलर पे इतना H+ है। तो वो कलर के लिए हमने एक टेबल बना ली जिसको बोलते हैं हम लोग पीएच स्केल। ठीक है, ये पीएच स्केल जो है ये कुछ इस तरह की दिखती है, देखिए, और यहां सारे कलर्स के वेरिएशन हमें दिख रहे हैं। यहां रेड से लेके वहां पे पर्पल तक है। ठीक है, सो यहां पे देखो, अब ये रेड, फिर थोड़ा हल्का, फिर और लाइट, फिर और लाइट। तो जो भी आपका कलर का सोल्यूशन हुआ है, आप उसको इस टेबल से मैच कर लो, और मैच करने के बाद आप पता लगा लो कि कितना पीएच है। जितना ज्यादा पीएच होगा उतना कम H+, और जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा H+। ये इनवर्स में चलते हैं, ये चीजें क्या इनवर्स में चलती हैं। H+ ज्यादा तो पीएच कम, और अगर पीएच ज्यादा तो H+ कम। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, द P in pH stands for potens in German। इसका मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। सो pH मीन्स पोटेंस, इसको जर्मन में बोलते हैं पोटेंस डिहाइड्रोजन। पोटेंस डिहाइड्रोजन मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन आयन है उसकी पावर जितना ज्यादा, अब जैसे पीएच जो है वो ये बता रहा है कि कितनी पावर है H+ आयन की किसी भी सोल्यूशन में। अगर H+ बहुत ज्यादा है तो वो कलर से वो इंडिकेट कर देगा, अगर H+ कम है तो वो इंडिकेट कर देगा। मतलब बेसिकली यहां पे हम H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, मीनिंग पावर। On the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14। अब आप यहां देखिए, हम 0 से लेके 14 तक के pH को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम 0 से 14 तक के pH को यहां पे इस टेबल में मेजर कर सकते हैं, और हमने डिवीजन भी किया हुआ है। 7 से इधर पे एसिड है, 7 से उधर पे बेसिस है। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए यहां पे हमारा, हाँ, अब 0 की तरफ होता है वेरी एसिडिक। अगर 0 है तो बहुत ज्यादा एसिडिक, और अगर 14 है तो वो बहुत ज्यादा एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। तो 14 की तरफ बेस है, 0 की तरफ एसिड है। जैसे ही आप 0 से 1 2 3 4 की तरफ जाते हो, एसिड की पावर कम होती है, बेस की बढ़ती जाती है। ठीक है, pH is a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। pH एक ऐसा नंबर है जो एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन को इंडिकेट करता है। अब ये pH हमारी टेबल है, और इसमें दिए हुए हैं अलग अलग वैल्यूज। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, ये जो 7 है, 7 को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, ना एसिड ना बेस। मतलब इस पर्टिकुलर 7 पे H+ का और OH- का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होता है। जैसे जैसे 7 से हम 0 की तरफ आते हैं, वैसे वैसे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन
बढ़ता जाता है। मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना हमारे स्क्वायर ब्रैकेट, ये बताते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और अगर आप 7 से 14 की तरफ जाते हो सो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। उधर को OH माइनस बढ़ रहा है, इधर को H प्लस बढ़ रहा है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये जो होगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब जैसे जैसे आप यहां से इधर की तरफ आते जाओगे तो बेस की पावर कम होती जाएगी, और जैसे जैसे आप यहां से सेंटर की तरफ आते जाओगे तो एसिड की पावर कम होती जाएगी, और बिल्कुल सेंटर में ना वो एसिडिक रह जाता है ना वो बेसिक रह जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अब ऊपर वाली जो टेबल है वो यही इंडिकेट करती है। यहां पे देखिए ये जो टेबल है ये 0 से 1 की तरफ, नहीं 0 से 14 pH की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा, जो ये डार्क वाला पार्ट है ये एसिड को बता रहा है, और जो ये नीचे लाइट वाला पार्ट है ये बेस के बारे में बता रहा है, OH माइनस के बारे में। देखो यहां पे कितना ज्यादा H प्लस है, अब धीरे धीरे H प्लस कम होता जा रहा है ना, OH धीरे धीरे बढ़ने लग गया। अब यहां आते आते देखिए H प्लस और OH माइनस इक्वल हो गए, ये हो गया न्यूट्रल 7। अब उससे थोड़ा और उधर जाओ तो H प्लस कम होता जा रहा है और बेस OH माइनस बढ़ता जा रहा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग pH। बेसिक स्ट्रेंथ जो है हम ये बोलेंगे कि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है pH के, कि जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये pH भी बढ़ेगा। 14 pH में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। बट अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है हम बोलते हैं दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये बढ़ेगा ऊपर, ये बढ़ेगा तो ये नीचे वाला ये कम हो जाएगा, और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, आप देखो 0 pH पे सबसे ज्यादा एसिड, 1 पे थोड़ा कम, 2 पे और कम, 3 पे और कम, 7 पे और कम, और फिर 9-10 के आसपास तो वह एसिड रहा ही नहीं, अब तो वो बेस हो गया, क्योंकि OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ये दोनों एनसीईआरटी के बहुत अच्छे, और ये तो बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट डायग्राम है एनसीईआरटी का दिया हुआ है ये। ठीक है, इट टेल्स अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस एट डिफरेंट pH। देखो, इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन OH माइनस, डिक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आगे हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। ये हमारा स्टार पॉइंट है कि हाइड्रोनियम आयन जितना ज्यादा होगा उतना ही pH कम हो जाएगा। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। pH जो है वो न्यूट्रल सोल्यूशन का वो 7 होता है। ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन का 7 होता है। ऊपर चले जाओगे बेस मिलेगा, नीचे आ जाओगे एसिड मिलेगा। वैल्यू लेस देन 7 on the pH scale represents an acidic solution. As the value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH minus ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali. Alkali की strength में increase हो जाता है। Paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. एक ऐसा पेपर की स्ट्रिप जिसपे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देते हैं। ये पेपर की स्ट्रिप ली, इसको हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर में डुबा दिया, थोड़ी देर पड़े रहने दिया, अच्छे से पेपर ने यूनिवर्सल इंडिकेटर को अब्सॉर्ब कर लिया, पेपर को बाहर निकाला, सुखा दिया। वो जो पेपर आया है ना उसको हम लोग बोलेंगे पीएच स्ट्रिप, इसको हम लोग बोलेंगे पीएच स्ट्रिप। ये हमारी पीएच की स्ट्रिप होती है। जैसे लिटमस और उसके पेपर आते हैं ना, वैसे ही पीएच का आता है। अब वो पीएच स्ट्रिप को आपको जिसमें डिप करना है आप डिप करके उसका पीएच देख सकते हो। ठीक है, सो एक चीज और खास बात, पीएच में पी स्मॉल होता है और एच कैपिटल होता है, याद रखना। पीएच में पी स्मॉल एच कैपिटल, इसी तरीके से लिखना। ये तरीका पीएच लिखने का सही नहीं होता। ओके, ये तरीका जो है पीएच लिखने का ये गलत है, ये तरीका जो है ये सही है। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड। किसी भी सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है कि भाई उसमें कितने H प्लस प्रेजेंट है या कितने OH माइनस प्रेजेंट है। ज्यादा OH माइनस है ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा H प्लस है ज्यादा एसिडिक होगा। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, अब अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो और एसिटिक एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl
और एसिटिक होता है CH3COOH। ओके, ये हमने दो ले लिए ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, सेम कॉन्सेंट्रेशन के हमने दो एसिड्स ले लिए, HCl अलग ले लिया एक बीकर में, और CH3COOH एसिटिक एसिड हमने अलग एक बीकर में ले लिया। से 1 मोलर, 1 मोलर सोल्यूशन मैंने इसका ले लिया, 1 मोलर ये ले लिया। देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा वो अलग होगा, इसमें जो हाइड्रोजन आयन होगा वो अलग होगा। ऐसा क्यों? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, और ये है हमारा एक वीक एसिड। ये है एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की यह आदत होती है कि जितना पानी में डालोगे पूरा का पूरा H+ आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, H+ दे देगा, Cl- दे देगा। कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। आप जितना डालोगे पूरे एसिड, जितने मॉलिक्यूल्स हैं एसिड के, वो सब H+ देंगे। पर वीक एसिड में प्रॉब्लम ये होती है कि आप जितना भी डालोगे पानी में, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स H+ नहीं देंगे, कुछ तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ H+ देंगे। तो ये भी आपने उतना ही लिया, ये भी उतना ही लिया, बट इसमें H+ ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, इसमें H+ कम प्रोड्यूस हुआ। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अ वीक एसिड एंड दिस इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, आगे ये हमारा हो गया एसिड्स दैट गिव, देखिए acids that give rise to more H+ ions are said to be strong acids। जो ज्यादा H+ आयन देते हैं वो strong acid, and acids that give less H+ ions are said to be weak acids। जो कम H+ देते हैं वो weak acids होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारे मतलब डेली के टाइम्स में, हमारे डेली के यूजेज में pH कहां कहां आता है, डेली वर्क्स में कहां कहां pH की इंपॉर्टेंस होती है, अब हम वो पढ़ेंगे। पहला है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव। हाँ बिल्कुल, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं। हम भी एक एनिमल हैं, हम भी pH सेंसिटिव होते हैं। देखिए अपनी जो बॉडी है वो 7 to 7.8 के pH में सबसे अच्छा काम करती है। ये एक स्टार पॉइंट है, इसको आप नोट भी करें, मार्क कर लें, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है कि हमारी बॉडी की जो परफेक्ट ऑप्टिमम pH रेंज है वो 7 to 7.8 है। इसका मतलब न्यूट्रल से स्लाइटली बेसिक, एसिडिक pH में हमारी बॉडी नहीं रहती है। ठीक है, बॉडी की बात मतलब ब्लड वगैरह के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, लिविंग और ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिजम्स 5 से लेके 8 pH तक रह रहे हो या 6 से लेके 12 के pH के रेंज में रह रहे, नहीं। जनरली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बहुत हल्के pH रेंज में रह पाता है, ऐसा। या फिर आप ले लो 7 to 7.8 हमारा, या आप इवन मैक्स टू मैक्स 5 to 6 ले लो। एक pH के बीच में थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, बट इससे ज्यादा वेरिएशन ऑर्गेनिज्म नहीं झेल पाता, क्योंकि हमारे ब्लड में प्रेजेंट अलग अलग प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये भी डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। pH चेंज होगा, कोई चीज न्यूट्रल से एसिडिक हो जाएगी तो हर चीज गड़बड़ाएगी ना। अभी तक वो न्यूट्रल था या बेसिक था, अब एकदम से वो एसिड हो गया। तो यही इंपॉर्टेंस है pH की कि ज्यादा है ना pH का डिफरेंस नहीं आना चाहिए हमारी बॉडी में, या वेरिएशन नहीं होना चाहिए। एक हल्की पुल्की रेंज में, नैरो रेंज में कोई चेंज आ रहा है तो वो चलता है, ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। When pH of rain water is less than 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ये भी एक स्टार पॉइंट आ गया, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है, इवन क्वेश्चन आंसर में भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का बन सकता है। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिड रेन, या किस पीएच में बारिश अगर हो रही है तो आप उसे एसिड रेन बोलोगे। तो या फिर बारिश का पीएच 5.4 मिला, इस बारिश को क्या नाम देंगे हम लोग, एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, क्यों? हवा में प्रेजेंट जो हार्मफुल गैसेस होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये बारिश में जो पानी आ रहा है उसमें घुल जाते हैं, ये होते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, तो ये पानी में घुल के एसिड्स प्रोड्यूस कर देते हैं, और वो एसिड जो है वो हल्का फुल्का जो पानी में डिसॉल्व हुआ है वो बारिश के फॉर्म में गिरता है।
तो वो अगर जंगल पे गिरेगा, पेड़ों पे गिरेगा तो उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, सॉइल का पीएच खराब हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरने लग जाते हैं जो सॉइल में होते हैं, इवन जो बड़े ऑर्गेनिजम्स है अर्थवर्म्स वगैरह हैं जो फर्टिलिटी बनाते हैं सॉइल की, वो मर जाते हैं। पानी में गिरता है तो पीएच एक्वेटिक एनिमल्स के लिए चेंज हो जाता है, वो डैमेज, उनका बॉडी जो है वो डैमेज होती है या वो मरने लग जाते हैं। ये चीजें हमें एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अगर मार्बल या स्टोन के बने हुए स्कल्पचर्स पे ये गिरती है एसिड रेन, जो मूर्तियां होती हैं या जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, तो वो मार्बल और उनको खराब कर देती है एसिड रेन। एसिड जो है वो खराब कर देता है मार्बल को। तो एसिड रेन एक तरीके से डेंजरस होता है। और कौन सा पीएच 5.6 या उससे अगर उससे नीचे पीएच आ रहा है तो उसको एसिड रेन बोला जाता है। When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. इससे क्या होता है, जो हमारे aquatic life है उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है पानी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is the pH of the soil in your backyard? इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट डाला है, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है। पीएच चेंज नहीं होना चाहिए कि मन हुआ हमने कभी तो एक मग्गा एसिड डाल दिया पानी में, ऐसा नहीं है। सॉइल में ऐसा नहीं हो सकता, या एक मग्गा भर के बेस डाल दिया कि ठीक है भाई प्लांट को भी चेंज होना चाहिए, नहीं, प्लांट उसमें मर जाएगा। सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवर्म्स भी मर जाएंगे। तो प्लांट भी इतना वेरिएबल पीएच का रेंज नहीं देख सकता। इसलिए टाइम टू टाइम इवन गवर्नमेंट का भी यही बोलना होता है हमेशा कि जो फार्मर्स हैं, खास करके अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो फार्मिंग जो है उसके ऊपर एक बहुत लार्ज स्केल प्लांटेशन हो रहा होता है। तो हमेशा बोला जाता है कि अगर आपको एक अच्छी क्रॉप चाहिए तो उसके लिए आप अपने फार्म जो है, जो आप खेत है, उसका पीएच टाइम टू टाइम मेजर करते रहें, या आप गवर्नमेंट की टीम को बुलवा सकते हैं जो आके सॉइल का पीएच और पूरे सॉइल की जांच कर सकती है। तो पीएच मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, एक बीकर लिया जाता है, उसमें पानी डाल दो, उसको शेक करो थोड़ी देर के लिए और उसके बाद पानी को छान लो। अब जो साफ पानी आया है उसमें पीएच के पेपर को डिप कर दो, जो पीएच के पेपर पे कलर आएगा वो सॉइल का पीएच होगा। इसके अलावा एक और तरीका होता है, आजकल एक पीएच मीटर आने लग गया है। ओके, तो ये पीएच मीटर से क्या होता है, ये पीएच मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है और वो इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके का होता है और ये एक मशीन से जुड़ा होता है। ये जो है, ये इसमें नीचे ग्लास का बल्ब लगा हुआ है। इसको आप जिस भी सोल्यूशन में डिप करोगे, उस सोल्यूशन में प्रेजेंट कितना H+ है उसको ये बल्ब जो है वो रीड कर लेगा और उसके बाद यहां पे एक स्क्रीन होती है, उस पे पीएच लिखा आ जाता है, 6.8, 7, 7.2, 7.3, 7.5, जो भी पीएच है वो यहां पे स्क्रीन पे दिखा हुआ आ जाता है। अब ये पीएच मीटर होता है, आजकल यही ज्यादा यूज हो रहा है। ये जल्दी पीएच का मतलब आपका जो पीएच है वो एक्यूरेट दे देता है। बाय चांस किसी को ये भी हो सकता है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो, कलर को डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो, तो बेस्ट है पीएच मीटर को यूज किया जाए। पीएच मीटर को जैसे ही डिप करोगे किसी भी सोल्यूशन में, वो उसका पीएच आपको 10-15 सेकंड में बता देगा। ठीक है, आगे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पीएच के चेंजेस मिलते हैं भाई। हमारा जो बकल कैविटी होती है, सलाइवा का पीएच अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक होता है। वहीं पे अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में क्योंकि HCl रिलीज होता है और उस HCl का जो पीएच होता है वो काफी 1 या 2 के आसपास होता है, 1.2 होता है, तो इसका मतलब वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हमारे पेट का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। क्यों पेट का पीएच एसिडिक होता है, क्योंकि वहां पे एक एंजाइम मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन, जिसका इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजन। तो वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनाने में एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है, वो इसको एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन का बनना। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरा, सलाइवा की अगर हम बात करें तो सलाइवा में प्रेजेंट होता है हमारा जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज है ना। तो अब सलाइवरी अमाइलेज को एक अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, वह अल्कलाइन मीडियम में अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो इसलिए सलाइवा का जो पीएच होता है वह अल्कलाइन होता है कि भाई वैसे तो वो स्टोर्ड है, अब जैसे ही वो सलाइवा में यहां पे हमारे बकल कैविटी में पहुंचेगा, वो यहां बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में स्टार्च को ब्रेक करके माल्टोज में कन्वर्ट कर पाएगा। या आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन पार्ट में ह्यूमन डाइजेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, सो बकल कैविटी का पीएच अल्कलाइन, स्टमक का पीएच एसिडिक, और थोड़ा सा स्टमक से अगर हम नीचे उसी ट्यूब में एलिमेंट्री कैनाल में आए तो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच होता है अल्कलाइन ड्यू टू बाइल जूस। बाइल जूस जो लिवर से प्रोड्यूस हो रहा है उसका पीएच अल्कलाइन होता है। अब अल्कलाइन पीएच क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एक एंजाइम मिलता है ट्रिप्सिन, जो आपके लिए एनसीईआरटी में ट्रिप्सिन दिया है, वैसे होता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन का इनएक्टिव फॉर्म है। अब ये ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है, जब इसको बेसिक मीडियम मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा ट्रिप्सिन में।
तो ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को पेप्टोन, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में ब्रेक करना, ठीक है। सो ये जो अलग अलग एंजाइम्स हैं इन्हें काम करना है उस स्पेसिफिक पीएच रेंज में, इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग पीएच जगह जगह पे मिलता है। ओके, चलिए टेक्स्ट देखते हैं। Our stomach produces hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. बहुत ज्यादा जब अगर हमने ओवर ईटिंग कर ली तो हमें इंडाइजेशन हो जाता है, एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये जो बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ है, ये एसिड हमारे पेट की स्किन को जलाने, अंदर के जो इनर पार्ट है उसे जलाने लगता है, इससे एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है। अब इस एसिडिटी को दूर करने के लिए एक सब्सटेंस, एक केमिकल एंटासिड यूज करा जाता है। ये एंटासिड क्या होता है? एंटासिड का मतलब होता है एसिड के अगेंस्ट में काम करने वाला, एंटी में काम करने वाला। तो जो एसिड के एंटी में काम करे वो एंटासिड, ठीक है। तो ये एंटासिड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है MgOH होल ट्वाइस। इस MgOH होल ट्वाइस को हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर आपने ले लिया है तो वो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा स्टमक के और रिलीफ दे देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब देखिए, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स, ये हमने अभी पढ़ा। These antacids neutralize the excess acid. पेट में जो excess acid प्रोड्यूस हुआ है, ये एंटासिड उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, a mild base is often used for this process. इसका नाम आप ध्यान से नोट कर लें, ठीक है। सो ये हो गया एंटासिड। कभी भी एसिडिटी हो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसमें यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज के कारण दांत खराब होते हैं। कैसे? जब आप कोई भी स्वीट खा लो या फिर खाना खाया, उसके बाद हम ऐसे ही सो गए, पानी से मुंह को अच्छे से रिंस नहीं किया, और दूसरी चीज टूथपेस्ट और टूथब्रश से हमने ब्रश नहीं किया, तो इसके कारण क्या होता है कि जो हमारे दांत हैं, ठीक है, ये हमारा दांत है, और दो ले लेते हैं कम से कम, ठीक है, ये हमारे दांत हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे जो दांत हैं, दांतों का जो इनामल होता है, ठीक है, ये जो इनामल होता है ना, ये बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है ये इनामल। और हमारा इनामल जो है वो बना कौन से केमिकल से होता है? वो बना हुआ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, विच इज एक्चुअली अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जिससे हमारे दांतों का टॉप बना हुआ है पूरा, ठीक है। जो दांतों का पूरा कवरिंग होती है वो इनामल की जो बनी हुई है वो इसकी बनी होती है। अब अगर हमारी बकल कैविटी का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे चला जाए, लोअर देन 5.5, तो दांत सड़ना या दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है कि दांतों के बीच में खाने के पार्टिकल्स फंस गए हैं, ठीक है, इस तरीके से दांतों के बीच में खाने के पार्टिकल्स फंस गए हैं, और हमने हल्का सा मुंह में कुल्ला किया पानी से और जाके सो गए, ये दांत में पार्टिकल्स फंसे रह गए। इसमें जो हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट बैक्टीरिया होता है वो इन खाने के पार्टिकल्स के ऊपर पहुंचता है और वहां पे एसिड रिलीज करता है। मजा नहीं आ रहा है उसको एसिड रिलीज करने में, वो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, वो जो खाने के पार्टिकल्स हैं उनको डिकम्पोज करने बैक्टीरिया आया है कि खुद भी वो खाना खाएगा, तो इस खाना खाने की प्रोसेस में, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में वो एसिड प्रोड्यूस करता है। ये एसिड जब हमारे दांतों के इनामल के ऊपर पड़ता है तो दांतों के इनामल को जलाने लग जाता है और उसको जला के काला कर देता है, जो हम लोग आम तौर पे या आम भाषा में बोलते हैं कि दांतों में कीड़े लग गए हैं। वो एक्चुअल में जो दांतों में कीड़े लग गए हैं वो क्या है? खाने के पार्टिकल्स फंस गए, ढंग से ब्रश नहीं किया या मुंह में अच्छे से कुल्ला नहीं किया, उसके कारण क्या हुआ, जो पार्टिकल्स फंसे थे उन पे बैक्टीरिया आ गए, उनने डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के कारण एसिड प्रोड्यूस किया और उस एसिड ने दांतों की टिप्स को जला दिया, जिससे दांत काले पड़ गए। ये प्रॉब्लम होती है और इसके कारण दांतों में कीड़े लगते हैं। वो कीड़े लगना इज एक्चुअली ये प्रोसेस, और ये एक दिन के कारण नहीं होता, ये बहुत लंबी प्रोसेस है कि आप बहुत चॉकलेट खा रहे हो, बहुत मिठाई खा रहे हो, बहुत मीठा खा लिया हमने और उसके बाद दांतों को अच्छे से ब्रश नहीं किया, साफ नहीं किया।
अब इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे बचे? ना हम मिठाई छोड़ सकते हैं, ना हम खाना छोड़ सकते हैं, ना सोना छोड़ सकते हैं। तो बेस्ट है कि खाना खाने के जस्ट बाद हम अपने दांतों को टूथपेस्ट को यूज करके अच्छे से ब्रश कर लें, क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है वो एक माइल्ड बेस होता है। तो जब आप ब्रश करोगे तो ब्रश करने के कारण क्या होगा, दांतों में फंसे पूरे पार्टिकल्स जो है वो निकल जाएंगे। और टूथपेस्ट जो यूज किया है वो बेसिक है, तो उससे हमारे मुंह के बकल कैविटी का जो पीएच है वो बेसिक हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। अब जब हम रात को सोएंगे तो हमारा बकल कैविटी का पीएच काफी टाइम तक अल्कलाइन रहेगा। अब बाय चांस अगर दांतों में हल्का फुल्का कुछ रह भी गया है, हल्का फुल्का सा, ब्रश करने के बाद भी हल्का सा एक छोटा सा पार्टिकल रह गया, अगर उस पर बैक्टीरिया आ भी गया तो वो जो एसिड प्रोड्यूस करेगा, मेरे जो मुंह का पीएच अभी भी अल्कलाइन है, वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। और फिर अब जब हम सुबह सो के उठेंगे तो हम फिर से ब्रश कर लेंगे। तो जो रात को किया हुआ ब्रश होता है वो एक्चुअल में दांतों को फायदा देता है। जो सुबह हम ब्रश करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेशनेस के लिए करते हैं। तो सुबह करा हुआ ब्रश फ्रेशनेस देता है, बट आपके दांतों को असली सेफ्टी अगर जो देता है वो रात को सोने से पहले करा हुआ, जो खाने के बाद हम ब्रश करते हैं, तो खाना खाने के बाद जो ब्रश करते हैं टूथपेस्ट यूज करके, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। सुबह वाला सिर्फ फ्रेशनेस देता है। ठीक है, चलिए अब टेक्स्ट को देखते हैं। Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. Tooth enamel is made up of calcium hydroxyapatite, which is a crystalline form of calcium phosphate, which is the hardest substance in the body. हमारी बॉडी का hardest substance है, हम ये पढ़ चुके हैं। It does not dissolve in water, पानी में नहीं घुलता, but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. वो मगर दांतों का जो वो enamel है वो corrode होने लगता है, खराब होने लगता है जब pH 5.5 या उससे नीचे जाता है। Bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food. दांतों को अच्छे से, मुंह को अच्छे से साफ करें खाना खाने के बाद। Using toothpaste, which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब हमारे जो एनिमल्स होते हैं कुछ, वो केमिकल्स को यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंस करते हैं। कैसे? जैसे एक एग्जांपल तो है मधुमक्खी का। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसके डंक में एक्चुअली एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? उसके डंक में एसिड होता है मिथेनोइक एसिड। ये जो मिथेनोइक एसिड होता है ये हमारी स्किन में चला जाता है, और इसीलिए मधुमक्खी के डंक मारने के बाद स्किन में लाल पन आ जाता है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इरिटेशन होता है, इचिंग होती है और पेन होता है, क्योंकि उसने एसिड डाल दिया है हमारे स्किन में। ये हमारी जो डर्मिस है स्किन, ठीक है, उसमें मिथेनोइक एसिड डाल दिया। यही सेम एसिड जो है वो चींटी में भी होता है। जब चींटी काटती है तो यही एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमारी स्किन में वो एसिड चला जाता है, स्वेलिंग, इरिटेशन, इचिंग और पेन होता है और रेडनेस आ जाती है। ठीक है, सो देखिए, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड व्हिच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। इससे क्या होता है कि अगर मधुमक्खी ने कभी काट लिया है तो उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा रब कर लो। बेकिंग सोडा जो होता है वो एक हल्का सा माइल्ड बेस है, हल्का बेस है, तो हल्का बेस रब करने से वो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और मधुमक्खी के काटे हुए का असर कम होगा। ठीक है, आगे, stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning sensation या burning pain। ये एक nettle leaves जो होती है, nettle plant होता है, ये nettle plant जंगल में या जंगली एरिया में मिलता है, ये एक जंगली पौधा है। इसके लीव्स के ऊपर, इसकी जो लीव होती है उसके ऊपर हल्के हल्के से छोटे छोटे स्टिंगिंग हेयर, डंक मारने वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर ये कभी स्किन से रगड़ जाए, आपके हाथ से टच हो जाए, बॉडी पे कहीं टच हो जाए, तो इससे क्या होता है, बॉडी में उतने एरिया में रैशेस आ जाते हैं, इचिंग शुरू हो जाती है, इरिटेशन होती है, रेडनेस आ जाती है और पेन होने लगता है, क्योंकि इसके स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, अब ये तो वही सारी तकलीफें जो हमको एनिमल्स दे रहे हैं, हनी बी दे रही है, एंट चींटी दे रही है, या निटल प्लांट दे रहे हैं। यहां पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक और इंसेक्ट होता है जिसको हम लोग वैस्प बोलते हैं, वैस्प। अब ये जो वैस्प है, ये अगर कभी आपको काट ले तो बेस नहीं लगाना। अब ऐसा क्यों बोला कि बेस नहीं लगाना? अभी तो बोला गया था कि हनी बी जो होता है उसमें एसिड होता है, बट ये वैस्प है और वैस्प की वैरायटी अलग होती है। वैस्प के स्टिंग में बेस होता है। अगर कभी वैस्प डंक मार दे या काट ले
तो उस पे माइल्ड एसिड, हल्का फुल्का एसिड लगा लेना है या कोई क्रीम लगा लेना प्रॉपर, बट कभी भी बेस नहीं लगाना। तो पहले ये देख लेना कि किसने काटा है, हनी बी ने या वेस्प पे। पता चला काट के वेस्प गया था और हमने उस पे और बेस लगाते गए तो वो बढ़ जाएगा, या काट के हनी बी गई थी, वेस्प का याद रह गया तो हनी बी ने काटा, उसको एसिड डाला और हमने और उस पे एसिड लगा दिया। ये चीज नहीं करिएगा। तो ध्यान रखिए, वेस्प के स्टिंग में बेस होता है और हनी बी के स्टिंग में एसिड होता है, उसका उल्टा वाला रेमेडी होती है। ठीक है, आगे अब आता है निटल प्लांट। निटल प्लांट का इलाज अभी तक हमने नहीं देखा, तो वो नेक्स्ट में ही दिया हुआ है। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। नेचर में ही न्यूट्रलाइजेशन के भी ऑप्शन होते हैं। कैसे? अब जो ये निटल प्लांट होता है वो जंगली पौधा है। कभी वहां पे जंगल में अगर हमारा हाथ टच हो गया, मिथेनोइक एसिड लग गया, अब जलन होने लगी, अब वहां में टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा और ये सारी चीजें तो ढूंढ नहीं सकता, तो क्या किया जाएगा, वहीं पे आजू बाजू देखना प्लांट, एक डॉक प्लांट होता है, DOCK। ठीक है, सो ये जो डॉक प्लांट होता है, ये डॉक प्लांट में एल्कलाइन मीडियम, मतलब इसमें एल्कलाइन प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप डॉक प्लांट की पत्ती को तोड़ के और निटल प्लांट पे जहां भी निशान लगे होंगे वहां रब कर लीजिए, इससे निटल प्लांट का असर खत्म हो जाएगा और एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये नेचर ही प्रोवाइड करता है ये न्यूट्रलाइजेशन का ऑप्शन। ठीक है, सो निटल इज अ हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड. Its leaves have stinging hair which cause painful stings when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy, मतलब पुराने जमाने की एक रेमेडी है, is rubbing the area with the leaf of dock plant which often grows beside the nettle in the wild. Nettle plant के बाजू में dock plant भी ग्रो करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मधुमक्खी या चींटी काट दे तो मधुमक्खी के काटने पे जनरली लोग लोहे की चीजें या मेटल की चीजों को, शार्प चीजों को भी रब कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा और मेटल, ये लोहा या कोई भी दूसरा मेटल जो होता है वो नेचर में होते हैं बेसिक। जो मेटल और मेटालिक ऑक्साइड, जब मेटल है तो मेटल के ऊपर जो हल्की फुल्की लेयर तो चढ़ी ही होगी मेटालिक ऑक्साइड की। तो ये जो मेटालिक ऑक्साइड होता है, ये जैसे ही आप मेटालिक ऑक्साइड को अपने मधुमक्खी के काटे हुए पे रब करोगे तो ये मेटालिक ऑक्साइड जो है वो उस प्रेजेंट, जो स्किन में प्रेजेंट एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये बेस है, वो एसिड है, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कई लोग चाबी को घिस लेते हैं, अगर जैसे मधुमक्खी ने कहीं भी काट लिया तो मधुमक्खी के काटने पे चाबी घिस दी, या लोहे का कोई शार्प ऑब्जेक्ट घिस दिया, बट उसको भी ऐसे घिसना है कि और नुकसान हमें ना हो। हम इसलिए उसको घिस रहे हैं ताकि एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, ना कि हमारी और स्किन कट जाए या कुछ हो जाए। ठीक है, सो ध्यान देते हुए ये सारी रेमेडीज को यूज करिएगा। आगे, अब सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। यहां पे नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स हैं, ये एनसीईआरटी की ही टेबल है, जिसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, याद कर लीजिएगा, एमसीयू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। नेचुरल सोर्स विनेगर। अब विनेगर में प्रेजेंट होता है एसिड, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, टैमरिंड मतलब इमली, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ऐसी सार मिल्क मतलब जो दही होता है, कर्ड, उसमें होता है लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड और निटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड। तो ये एसिड्स के नाम और उनके सोर्सेस को आप याद कर ले, एनसीईआरटी में टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे हमारा पीएच का पूरा पार्ट होता है कंप्लीट, और इसी के साथ हम पार्ट 2 एसिड्स एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं। अब जब पार्ट 3 आएगा तो पार्ट 3 में हम लोग पूरा सॉल्ट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को YouTube पे सर्च करने में, उसको एक सीक्वेंस वाइज देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ये वीडियोस को एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में देख सकते हैं। गूगल पे www.magnetbrains.com डालिए और उसको एंटर करिए। यहाँ पे एक मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। सर्च कोर्सेज में आप यहाँ पे एग्जाम्पलर डालिए। जैसे ही एग्जाम्पलर डाल के एंटर करेंगे तो एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें पूरे एग्जाम्पलर के वीडियोस दिए होंगे। 10th 11th 12th 9th सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पलर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। हमें कंसर्न है 10th क्लास की केमिस्ट्री से, तो 10th क्लास की केमिस्ट्री पे आप वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पूरी ऐसी स्क्रीन खुलेगी जिसपे केमिस्ट्री की सारी डिटेल्स होंगी। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स में, एग्जाम्पलर के कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं, और नीचे सारे टॉपिक्स दिए हैं और उनके उस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कितने वीडियोस कवर किए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2
MCQs, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ये सारी चीजें ऑर्डर में दी हुई हैं। तो आप ऑर्डर बाय ऑर्डर, एक वीडियो के बाद दूसरा, आप लाइन से चीजों को पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल यहां अगर हमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस देखना है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में वैसे यहां पे 1 लेक्चर दिया है, आपको अभी काफी सारे लेक्चर्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मिल जाएंगे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, नीचे एक ड्रॉप बॉक्स आएगा जिसमें सारे वीडियोस ऑर्डर में दिए होंगे। जो भी देखना है उसे वॉच नाउ पे क्लिक करो और वीडियोस को देखते जाओ। अब यहां एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक किया, सिलेबस ओवरव्यू पे एक ही लेक्चर है, एक ही वीडियो है, आप उस पे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, इस तरीके की स्क्रीन ओपन होगी। यहां पे वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का चैनल भी अब अवेलेबल है, जिसमें सारे लेक्चर्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में कवर किया गया है। सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसकी जरूरत है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, वरना इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सिबलिंग्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो इससे बेनिफिटेड हो सके और वो अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे से कर सकें। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से 12th क्लास तक NCERT, CBSE, NTSC, ओलंपियाड, वेरियस स्टेट बोर्ड्स, ये सारी चीजें 100% फ्री में आपको इसका पूरा क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल कराता है। खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी हमें कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना कोई फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री में अवेलेबल है, क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स और अपने रिलेटिव्स के साथ, so that together we can improve the quality of education and keep waiting for part 3 acid bases and salts. Thank you.